जय हिंद दोस्तों। आज हम 26 नवंबर 2024 विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है सी 1 एंड 3 ओनली, क्योंकि चारों की चारों कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं थी। ओके, और ये आज के आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, और सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। आज हमने एक भी क्वेश्चन मेंस का नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसी को आज हम लाइव डिस्कस कर लेंगे। मैंने लिख के नहीं दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी ये क्वेश्चन को उल्टा लिखा है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम लाइव ही डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, आप उसको ले सकते हैं। और जैसे हम रोज एक जीएस का टॉपिक उठाते हैं, वैसे ही आज के लिए जो हमारा जीएस का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, और हम उसका पूरा तरीके से रिवीजन करेंगे। और अगर आप पहली बार भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम अपना करंट अफेयर शुरू करते हैं और बीच में हम अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स को भी ले लेंगे। सबसे पहली न्यूज है, यूएनईपी ने लॉन्च कर दिया अपना ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2024। अभी देखो, यूएनईपी का ऑलरेडी एक इनिशिएटिव चल रहा है, यूएनईपी ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव, जिसको यूएनएफ ट्रिपल सी की सीओपी 22 हुई थी, जो मैराकेश मोरक्को के अंदर वहां पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी इस जो पीटलैंड इनिशिएटिव है ना, इसके अंदर ऑलरेडी दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक है अपना पीटलैंड ग्लोबल पीटलैंड असेसमेंट, और दूसरा है ग्लोबल पीटलैंड मैप 2.0। तो बस यही दो प्रोजेक्ट के अंदर हमने उसके ऊपर बेसिस से ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट्स एटलस बनाया है। ओके, मतलब कि ये भाई मेन इनिशिएटिव है, इसके अंदर दो चल रहे हैं, और इस दोनों के ऊपर बेसिस से हमने अपना नया एक इनिशिएटिव लाया है, हॉटस्पॉट एटलस। ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए अभी सबसे पहले तो भाई पीटलैंड क्या होता है उसको देख लेते हैं। अभी देखो, जो पीटलैंड वर्ड है ना, वो दो शब्दों से बना है, जैसा आपको पता चल रहा है, एक तो पीट और दूसरा लैंड। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि पीट क्या होता है, क्योंकि ये लैंड है पीट वाला। तो पीट इज अ डेड एंड पार्शियली डिकम्पोज्ड प्लांट रिमेन्स दैट अक्लूमिनेटेड इन सिटू अंडर वाटरलॉक कंडीशन। मतलब कि कोई भी प्लांट, कोई भी प्लांट है, ठीक है, अभी वो प्लांट पूरी तरीके से डेड हो गया है या फिर पार्शियली डिकम्पोज हुआ है, और उसके रिमेन्स अगर कोई वाटर लॉग कंडीशन में इकट्ठा होते जाते हैं, तो बस इसी चीज को हम बोलते हैं पीट। ठीक है, मतलब कि डेड या फिर पार्शियली डिकम्पोज प्लांट्स के रिमेन अगर किसी एक जगह पे अकुमुलेट होते जाते हैं इन वाटर लॉग कंडीशन, मतलब जिधर पानी भरा हुआ है उस कंडीशन के अंदर, तो पीट का फॉर्म होता है। ठीक है, अभी इसी वाटर लॉग कंडीशन के अंदर पीट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो चुका है, तो इस लैंड को हम बोलेंगे पीट लैंड। ओके, तो भाई इन शॉर्ट पीट क्या है? प्लांट्स के रिमेन्स है। ओके, जो कि वो पानी के अंदर पड़े हुए हैं, और ऐसे लैंड को हम क्या बोलेंगे? तो पीट लैंड बोलेंगे। तो भाई देख लीजिए, वाटर लॉग कंडीशन प्रिवेंट्स प्लांट मटेरियल फ्रॉम फुल्ली डिकम्पोजिंग, consequently production of organic matter that exceeds decomposition, resulting in net accumulation of peat। मतलब भाई पानी अगर किसी जगह पे भरा हुआ है तो प्लांट्स को पूरी तरीके से खत्म नहीं होने देगा। रिजल्ट क्या होगा? तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो जाएगा और डिकम्पोजिशन कंपेरेटिवली कम होगा, और इसकी के थ्रू पीट उस जगह पे बढ़ जाएगा। ओके, अभी पीटलैंड का भाई स्टेटस देख ले, तो भाई पूरे वर्ल्ड का 3.8% जितना एरिया ये कवर करता है। फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो कॉन्गो बेसिन में लोकेटेड है। ये कॉन्गो बेसिन के ऊपर से ऑलरेडी 2-3 बार पीवाईक्यू आ चुका है। अभी वे पीटलैंड धीरे धीरे खत्म भी होते जा रहे हैं, जैसे कि नियरली 12% ऑफ जितने ग्लोबल पीटलैंड खत्म हो चुके हैं, और इंडिया के अंदर 60% जितने खत्म हो चुके हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं भाई? तो लोग एग्रीकल्चर के लिए इसको ले लेते हैं, फिर पीट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और करंटली जो 4% ऑफ जितना ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक इमिशन हो रहा है ना, वो भी इसी के थ्रू हो रहा है। इनिशिएटिव क्या क्या हमने लिए इनके लिए? तो ग्लोबल एक्शन ऑन पीटलैंड हम लेके आए हैं। फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया है, कन्वर्जन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ पीटलैंड 2019। अभी भाई सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, पीटलैंड जो होता है ना, वो जैसे मैंने बोला कि डिकम्पोज नहीं होने देता है, साथ ही साथ ये बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन को अपने अंदर स्टोर किए रखता है। अभी के लिए देख लीजिए तो सबसे ज्यादा अगर किसी टेरेस्ट्रियल जगह पे कार्बन स्टोर है तो वो पीटलैंड के अंदर है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टॉक कितना है भाई स्टोर? तो 550 गीगा टन्स ऑफ कार्बन, इट्स वेरी ह्यूज। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो ये भाई वाइटल होता है बहुत सारी रेयर और थ्रेटन स्पीशीज के लिए। इकोसिस्टम सर्विसेज में ये रेगुलेट और प्योरीफाई करता है वाटर्स को फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
फिर वो डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन डिजिटल एक्शन अडॉप्टेड एट COP 2009, सॉरी COP 29 ऑफ UNF ट्रिपल सी। ये कहाँ पे अभी आप मुझे बताइए, UNF ट्रिपल सी की COP 29 वाली मीटिंग है, वो कहाँ पे हो रही है? देखो ये एकदम सी बकवास आई है, फिर भी देख लेते हैं कि डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन डिजिटल एक्शन में बोला क्या है। सबसे पहले तो ये किसने लॉन्च किया था, तो COP 28 जब दुबई में हुई थी उधर लॉन्च किया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। इसमें मेन इसका फोकस क्या है, तो जो भी पूरी की पूरी ग्लोबल की कम्युनिटी है उन सबको एक साथ आना है फॉर डिजिटल सॉल्यूशंस। साथ ही साथ इसमें हम क्या करेंगे, डिजिटल सॉल्यूशन तो लेके आएंगे ही आएंगे, पर किसके, तो भाई क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करेंगे, फिर मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छा करेंगे। बट इन शॉर्ट जो भी आपका डिजिटल मैकेनिज्म है ना, उन सबको एक साथ जोड़ दीजिए और टेक्नोलॉजी को साथ में आगे बढ़ाइए। जैसे कि भाई हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस बनाना है, कि किसी भी जो भी हम चीज बना रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज के सामने रेजिलियंट हो। फिर मिटिगेट करना है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑन क्लाइमेट। फिर फॉस्टर करना है सस्टेनेबल इनोवेशन को थ्रू प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ओपन एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। फिर सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इसका, तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। यस, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ चीजें बांट रहे हैं तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग रहेगी डेफिनेटली। फिर हम सूटेबल डिजाइन अप्रोच बना पाएंगे, जैसे कि सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के अंदर फिट बैठ रही हो, या फिर टेक मेक और डिस्पोज का हम जो एम होता है उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। ये अगर एक्चुअली होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये सिर्फ बातें होने वाली है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। फिर प्रमोट करेंगे ओपन डेटा सोर्सेज लाइक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कि क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड फॉस्टरिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ये सब बकवास है, सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि डिजिटल सॉरी ग्रीन डिजिटल एक्शन अडॉप्ट हुआ है COP 29 के अंदर UNF ट्रिपल सी की। दैट्स इट। और ये लॉन्च कब हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 28 के दौरान, COP 28 के दौरान दुबई में, ठीक है। किसके द्वारा हुआ है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी अपहेल्ड किया है इंक्लूजन ऑफ सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड्स इन प्रियम्बल। तो भाई 2020 में ना पिटीशन फाइल हुई थी कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं था, और फिर जाके बाद में ऐड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो भाई इसको हटा देना चाहिए। तो बस सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भाई नहीं, बकवास बात मत करो, कुछ नहीं हटेगा, क्योंकि जो जो वर्ड डाला है वो अच्छा है, और कायदे से जो डाला है वो उसकी पावर है, वो डाल भी सकते हैं। क्यों का डाल सकते हैं, सबसे पहले तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो थोड़ा ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कभी भी इसके अंदर कोई भी चीज ऐड हो सकती है। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये मान भी लिया, अपना जो जजमेंट आया था, एक तो भाई केशवानंद भारती वाला जजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, केशवानंद भारती का जजमेंट, और दूसरा जजमेंट आया था अपना LIC। और इन दोनों, सॉरी LCI क्या लिख दिया यार, LIC, दोनों में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसका मतलब क्या है, कि अंडर आर्टिकल 368 प्रियम्बल अमेंड भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है 368 के थ्रू, और प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, तो प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है। ओके। फिर भाई सेक्युलरिज्म क्या होता है, जो वर्ड हम इधर डाले हैं उसकी बात चल रही है, ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है, क्या बोला मैंने, वो पूछा जा सकता है। तो भाई सेक्युलरिज्म मतलब स्टेट ना ही कोई रिलीजन को सपोर्ट करे और ना ही कोई रिलीजन को पिनलाइज करे, एकदम बैलेंस मेंटेन करके रखे, तो इसी को बोलेंगे हम सेक्युलरिज्म। और फिर सोशलिज्म किसको बोलेंगे, तो भाई पर्सन के ऊपर कोई भी हमने रोक टोक ना करके रखी हो, ऊपर से गवर्नमेंट काम करे इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टमेंट का, प्राइवेट आत्मप्रेन्योरशिप को प्रमोट होने दे, और कोई भी जगह पे बिजनेस ट्रेड उनको करने की आजादी हो, जो कि 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी के अंदर बताई हुई है, तो इसी को हम बोलेंगे सोशलिज्म। और ये जो दोनों वर्ड डाले हैं वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, ठीक है। ओके। सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन कौन से हैं इस बारे में, तो भाई केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ सॉरी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एंड SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिस दोनों में हमने बात की है कि सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जो ऊपर ये केशवानंद भारती और LIC बताया था वो हमने बात की थी प्रियम्बल की। फिर भी दूसरा जजमेंट आया था RC पोज्जल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें अगेन बोला था कि सेकुलरिज्म रिप्रेजेंट करता है नेशनल कमिटमेंट टू ट्रीट पर्सन ऑफ ऑल फेथ इक्वली विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगेन आप इसको याद रख सकते हैं, आपका आंसर इससे अच्छा हो जाएगा अगर आप
जजमेंट को कोट करते हो और ये ऊपर से आरसी पॉडल वाले जजमेंट को कोट करते हो, तो आपको एज मिलेगी, क्योंकि और कोई ये जजमेंट कोट नहीं करने वाले हैं। ज्यादातर लोग केशवानंद भारती और एस आर बोमई को ही कोट करने वाले हैं। ओके। और एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट की 9 जन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये भी बोला था कि स्टेट जो भी पॉलिसी बना रहा है या फिर बनाए रखा है, उसको सपोर्ट करने के लिए अगर वो चाहे तो वो दूसरी पॉलिसी भी ला सकता है। ठीक है, ये आपको इतना काम नहीं आएगा डायरेक्टली, इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ना सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की हम बात करे थे। ठीक है, देखो न्यूज में क्या था कि बुद्धिस्ट साइट्स है कंगनहली और सन्नति के अंदर। रिसेंटली भाई हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो साइट है उधर टूरिज्म पोटेंशियल है और हम इसको फेमस कर सकते हैं। ये जो साइट है वो कहाँ पे आई हुई है, तो कर्नाटका के अंदर आई है, नियर भीमा रिवर। यहाँ पे हमको अशोकन एडिक्ट मिल जाता है जो कि 2000 साल पुराना है। फिर यहाँ पे ही हमें अधोलोका महाचैत्य मिल जाता है जो कि 3rd सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी एडी के अंदर बना हुआ है। ये इलाबरेट करता है बहुत अच्छे ऑर्नामेंटेशंस को, अकाया प्लेटफॉर्म्स को, और सर्कमवेटरी इसका पैथ भी है। स्कल्पचर्स यहाँ पे हमें कौन कौन से मिल जाते हैं, तो बुद्धा, यक्षा, जाकता स्टोरीज, अशोका, सातवाहना मोनार्क, ये सब हमें मिलते हैं। ओके ओके। स्कल्पचर्स ऑफ अशोका यहाँ पे हमें मिलता है जिसको राय अशोक करके बोला गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है, और इट इज ओनली सर्वाइविंग इमेज ऑफ मौर्यन एम्परर। तो ये आपको ध्यान रखना है, मौर्यन एम्परर का जो ओनली सर्वाइविंग इमेज है वो कहाँ पे है, तो यही जगह पे है। ठीक है, अधोलोका महाचैत्य। और ये भाई किससे रिसेंबल करता है, तो ये रिसेंबल करता है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स के। अभी बस इसी को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको जो चीजें याद रखनी थी वो मैंने आपको करवा दी। एक तो कनगनहली सन्नति कहाँ पे है, तो कर्नाटका भीमा रिवर के बाजू में। और यहाँ पे अधोलोका महाचैत्य है जिसमें अशोक की एक लौती स्कल्पचर या सॉरी कल्चर नहीं, इमेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जिसको उसने राय अशोक करके ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये स्कूल ऑफ आर्ट की हम क्या बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम आर्ट में बोल रहे हैं, जो स्कल्पचर्स हम देखते हैं ना, कि कोई भी मूर्ति देखते हैं, जैसे कि समझ लीजिए ये मूर्ति है, तो ये किसी आर्ट का तो स्टाइल है ना, ये कोई स्टाइल है। तो बस इसी को हम बोल रहे हैं स्कूल ऑफ आर्ट, कि भाई कोई एक हमने टेक्निक सीख ली और फिर उसी टेक्निक के थ्रू बहुत सारे लोग कुछ बनाते गए ना, तो उस चीज को हम बोलेंगे स्कूल बन गई भाई। तो ये स्कूल ऑफ आर्ट एक शुरू हो गया कि एक ने बनाई थी और फिर बहुत सारे लोगों ने फॉलो कर ली उससे सीख सीख के। दैट्स इट। अभी देखो जब हम पढ़ने जाते हैं ना, तो हमें मेजरली 3 स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलती है। 3 एक्चुअली 4 लिख लीजिए। एक है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, फिर एक है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, फिर एक है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, और एक और देखने को मिलती है सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये 3 बताई गई, तो इसकी ही मेनली हम बात करेंगे। अभी देखो जो ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है ना, वो गांधार के एरियाज में डेवलप हुई थी। तो अगेन यहाँ पे मेनली पहले तो फोकस क्या है, गांधार, मथुरा, सारनाथ तीनों के अंदर तो हम सिर्फ एक एक इमेज की बात करते हैं, या फिर उसके अंदर एक मूर्ति बनी होती है जो कि पर्टिकुलरली बुद्धा की मूर्ति होती है, और उसी के अलग अलग फीचर्स को हम देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक मूर्ति होती है। जबकि जब हम अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक मूर्ति वाले सिस्टम ही निकल जाती है। ये देख लीजिए, ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है। या क्या आपको यहाँ पे कोई एक अकेली मूर्ति दिख रही है? नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां एक साथ बताई गई है, और ऊपर से इनकी जो भी मूर्ति होती ना, यहाँ पे थोड़ी सी आपको फेमिनाइन टच देखने को मिलता है। क्यों फेमिनाइन? देख लीजिए, ये मूर्ति है, जैसे कि ये पूरा का पूरा स्कल्पचर से एक मूर्ति, तो क्या ये देख लीजिए, आपको बहुत सारी लेडीज दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए बहुत सारी लेडीज दिख रही है। तो ये जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है वो ज्यादातर फेमिनाइन अप्रोच रखता है, और अपनी जो स्कल्पचर्स होते हैं उसमें फीमेल्स को इंक्लूड करता है। जबकि ये जो हमारे दूसरे स्कूल ऑफ आर्ट्स है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा, सारनाथ, उसमें क्या है, पर्टिकुलरली बुद्धा को ही प्रेजेंट किया जाता है। ओके, अभी आगे हम पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तो भाई ये जो गांधार है, तो गांधार के एरिया में डेवलप हुआ था, इसीलिए यहाँ पे ग्रीको रोमन हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फिर भी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जब मौर्यास खत्म हो गए थे और बाद में जब दूसरी बाहर के लोग आने लगते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस होता है मथुरा के अंदर। पर जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है ना, वो पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। किसी भी जगह का या किसी भी बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। पूरी तरीके से अमरावती जो है वो इंडिजीनियस आर्ट है। फिर भी रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करें, तो गांधार में भाई बुद्धिज्म, हेलेनिस्टिक हमें देखने को मिलता है, मतलब कि बुद्धिज्म है मेनली।
मथुरा में बात करें तो बुद्धिज्म तो है ही है, साथ में जैनिज्म और हिंदुइज्म भी देखने को मिलता है। यस, मथुरा है तो देखने को तो मिलेगा ही। और अमरावती की हम बात करें तो इधर मेनली अगेन बुद्धिज्म हमें देखने को मिलता है और साथ में हमें जातका स्टोरीज भी देखने को मिलती है। जातका स्टोरीज मतलब कौन सी स्टोरी? जो बुद्धा के लाइफ के साथ जो स्टोरीज बेस्ड है, उसको हम जातका स्टोरीज बोलेंगे, ठीक है? या फिर कोई बोधिसत्व की भी स्टोरी हो सकती है। बट मेनली जातका स्टोरीज मतलब क्या, कि जो स्टोरीज बुद्धा की लाइफ से ली गई है वो स्टोरीज मतलब जातका स्टोरीज। अभी जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, मतलब कि उसकी जो भी हम मूर्ति देख रहे हैं, वो किस पत्थर के थ्रू बनाई जाती है? तो वो ब्लूइश सैंडस्टोन और ग्रे स्टोन से बनाई जाती है। फिर जो ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, वो स्पॉटेड सैंडस्टोन के थ्रू बनाई जाती है। और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट सबसे ब्यूटीफुल होती है, ये व्हाइट मार्बल के थ्रू बनाई जाती है। आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये व्हाइट मार्बल है। अभी आप बोलेगे भाई यहाँ पे तो ब्राउन दिख रहा है, अरे पुराना हो गया इसलिए ब्राउन दिख रहा है, ठीक है? बाकी व्हाइट मार्बल यूज होता है। अभी पैट्रोनेज की बात करें तो भाई कुषाण जो डायनेस्टी थी, कुषाण ने सबको पैट्रोनेज किया था। बट अगेन अमरावती में हम आते हैं तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को किसने पैट्रोनेज दी थी? तो सातवाहन पैट्रोनेज दी थी। अभी सातवाहन के बाद इवन इक्ष्वाकुज आते हैं, इक्ष्वाकुज भी इन्हें पैट्रोनेज देते हैं। फिर वाकातकाज आते हैं, वाकातका, वो भी इनको पैट्रोनेज देते हैं, ठीक है? पैट्रोनेज देना मतलब क्या, इनको सपोर्ट करना, दैट्स इट। एरियाज कौन से एरिया में डेवलप होता है? तो गांधार है तो अब डेफिनेटली गांधार बाजू के एरिया में, जैसे कि तक्षशिला, पेशावर, बामियान। ये बामियान में बामियान बुद्धा भी बहुत फेमस है, जिसको ये तालिबान वाले हैं उन्होंने तोड़ दिया था वॉर के दौरान। वही कौन सी जगह पे? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट तो यमुना रिवर के किनारे, और अपना अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कृष्णा गोदावरी वेरी के किनारे, ठीक है? ये 21 में क्वेश्चन भी था। अभी फीचर्स की बात करें एक्चुअली, तो भाई सबसे पहले तो ये जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है ना, वहां पे हमें स्पिरिचुअल बुद्धा देखने को मिलते हैं। उनके जो हॉर होते हैं वो थोड़े से वेवी होते हैं। आप अपनी ना एनसीईआरटी में ये देख लेना, ये बहुत अच्छे से फोटोज दिए हुए हैं, मैंने इधर फोटोज इतने नहीं डाले हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उनके जो कान होते हैं वो बड़े दिखते हैं हमें, जो उनका फोरहेड है वो भी बड़ा दिखता है, ज्यादा वो ऑर्नामेंटेशन नहीं पहने हुए हैं। और ये एक बुद्धा की योगी पोस्चर में बैठे हुए, हाफ आई क्लोज्ड हमें देखने को मिलते हैं। और एट लास्ट इनके जो फेस है, उनके पीछे हमें हेलो भी देखने को मिलता है। हेलो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हेलो बता देते कि तो है वो, कि भाई ऐसे कि भाई बंदे के पीछे जैसे सूर्य जैसा तेज है, वैसा दिखाने के लिए हेलो बनता था। तो भाई यस, हमें हेलो भी देखने को मिलता है। फिर जब हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आते हैं ना, तो हल्की सी चीजें बदल जाती है। सबसे पहले तो ये हेलो की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हेलो ज्यादा डेकोरेटेड हो जाता है। फिर जो बुद्धा है वो यहाँ पे स्पिरिचुअल जैसे दिख रहे थे, यहाँ पे डिलाइटेड देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बुद्धा थोड़े से मोटे हमें दिखने को मिलते हैं। हम कायदे से मोटे नहीं लिखेंगे ऑफ कोर्स, थोड़े से हेल्दी देखेंगे, ठीक है? या फिर मस्क्यूलर बोलेंगे। तो हाँ, ये देखो यही लिखा हुआ है कि भाई फेस ज्यादा मस्क्यूलर और एनर्जेटिक हमें दिख रहा है। फिर बुद्धा पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, और इनके आजू-बाजू बोधिसत्व भी हमें देखने को मिलता है, पद्मपाणि और वज्रपाणि। ये देखो जो जो मिल रहे हैं ना आपको, ये पद्मपाणि और वज्रपाणि है। पर जो इसका प्रोट्यूबरेंस है ना, वो सेम हमें देखने को मिलता है एज वेल जैसा गांधार में था। ओके चलिए, अभी एट लास्ट अमरावती देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इंडिविजुअल बुद्धा के ऊपर फोकस ही नहीं करता, एकदम अलग हो गया अमरावती, कि भाई इंडिविजुअल बुद्धा के ऊपर फोकस नहीं है। ऊपर से यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स हमें दिखाए जाते हैं, और मेनली किधर इसकी बात होती है? तो जातका टेल्स की बात होती है, कि ये सिर्फ अकेली एक प्रतिमा में नहीं मानते, ये मानते हैं कि पूरा का पूरा सीन दिखा दो, उसमें पता चलना चाहिए, ठीक है? जैसे कि हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलता है कि जो बुद्धा है वो नलगिरी को, मतलब कि पागल एलिफेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, या फिर प्रेजेंट करते हैं हमें प्रिंस राहुल टू हिज फादर, मतलब बुद्धा, मतलब प्रिंस राहुल, बुद्धा के जो बेटे थे उनका नाम राहुल था, तो कैसे बुद्धा को प्रिंस राहुल हमें देखने को मिलते हैं, वो दिखाया जाता है। फिर और क्या भाई इसकी विशेषताएं थी? तो भाई ज्यादातर फेमिनाइन टच देखने को मिलता है। फिर बहुत सारे स्कल्पचर्स एक साथ देखने को मिलता है, इंडिविजुअल नहीं देखने को मिलता है। फिर ये पर्टिकुलरली पूरे के पूरे सीन को डिपिक्ट करता है, न कि किसी एक मूर्ति को। अगर आपको समझ लीजिए कि पूछा जाता है कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का सिग्निफिकेंस बताइए, तो सिग्निफिकेंस आप क्या बताओगे? तो भाई ये मेनली जातका स्टोरीज की बात करता था, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि उस ज़माने की या फिर उस टाइम की हिस्ट्री क्या रही होगी। फिर ये फेमिनाइन टच की बात करता है, तो हमें भाई पता चलता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन इस टाइम पे थी। फिर ये पूरे के पूरे कल्चर्स को दिखाता है, न कि पूरे एक इंडिविजुअल को, जो कि हमें कल्चरल यूनिटी और डाइवर्सिटी दिखाता है।
मतलब इन शॉर्ट ना जो भी लिखा हुआ है ना उसके थ्रू आपको ये पॉइंट्स बनाने आने चाहिए, तो ही आपका काम बनेगा। फिर भी ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, इसके ऊपर कोई भी बाहरी प्रेशर नहीं आया है एटसेट्रा, एटसेट्रा। और देखो एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट मुझे देखने को मिला, इसीलिए मैंने डाला था कि देखो जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है ना वहाँ पे हमें हल्की सी बियर्ड और मुस्टैच भी दिखती है, जबकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है? चलिए, अभी हमारा पूरा का पूरा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और उतना काफ़ी है। इन शॉर्ट आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। और हाँ, आपको अगर मेरी वीडियो स्लो लगती है ना, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ना 1.25 पे देखिए या फिर 1.5 पे देखिए। क्योंकि क्या होता है कि मैं अगर तेज़ी से बोलने लगता हूँ ना, तो किसी को लगता है यार बहुत तेज़ बोल दिया, इसलिए मैं यही स्पीड में बोलता हूँ। आपको स्लो लगती है, आप फास्ट देख सकते हैं। फिर भाई यहाँ पे ही दूसरी, चलो इसको बाद में देखेंगे, चलिए। ऊपर का पहले खत्म कर लेते हैं कि भाई यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन 2.0। सबसे पहले तो भाई अटल इनोवेशन मिशन क्या था? तो जैसा कि नाम बता रहा है, इनोवेशन को फोस्टर करने के लिए हम ये मिशन लेके आए थे। इसके वेरियस कंपोनेंट है, जैसे कि एक अटल टिंकरिंग लैब है जिसके में हम लैब्स बनाते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम 10,000 जितनी लैब बनाए हैं अक्रॉस द कंट्री। फिर अटल इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन क्या होता है कि आपको एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ आपको पैसा भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये हम क्रिएट किए हैं यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेट स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स क्या कॉर्पोरेट ऑफिसेस के अंदर। फिर हम बनाए हैं अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, जो कि पर्टिकुलरली अनसर्व्ड और अनडिजर्व क्लास एरियाज को टारगेट करता है। और अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। तो बस यही सब चीजें हैं, इनका हमने वर्जन 2.0 ला दिया है, क्योंकि ये स्कीम खत्म होने वाली थी तो हमने नई ला दी अटल इनोवेशन मिशन 2.0। इसको किसने लॉन्च किया हुआ है? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया हुआ है। ये जो नया 2.0 है वो कब तक काम करेगा? ये मार्च 31 2028 तक काम करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सबसे पहले हमने इंक्रीज करना है इनपुट्स को। इनपुट जैसे कि भाई जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो ना, वो हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल हो। आपकी वर्नाक्युलर इनोवेशन सेंटर इसीलिए बन पाए। तो भाई आपको वर्नाक्युलर सेंटर से स्टैब्लिश करने हैं, ताकि अगर कोई भी लैंग्वेज बैरियर की वजह से इनोवेशन नहीं कर पा रहा तो उसको दिक्कत ना हो। फिर आपको फ्रंटियर प्रोग्राम्स लेके आने, पर्टिकुलरली फॉर जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स और ब्लॉक्स के अंदर। फिर आपको इम्प्रूव करना है सक्सेस रेट्स थ्रू ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय प्रोड्यूसिंग मोर प्रोफेशनल्स लाइक मैनेजर, टीचर्स, ट्रेनर्स। फिर हमें डीप टेक रिएक्टर्स, जो भी हम मतलब कि जो भी अगर टेक स्टार्टअप कोई बना है तो उस टेक स्टार्टअप को टेस्ट करना पड़ता है, तो उसी के लिए हम प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे। फिर हम स्टेट इनोवेशन मिशन लेके आएंगे, जो कि कोई भी स्टेट के अंदर कोई इनोवेशन हो रहा है उसको ये सपोर्ट करेगा। फिर हम इंटरनेशनल इनोवेशन कोलैबोरेशन प्रोग्राम बनाएंगे, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेट करने का काम करेगा। ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड, बायलैटरल मल्टीलैटरल एंगेजमेंट बनाएगा और एडवांसेस बनाएगा अपने नेशंस, दूसरे नेशंस के साथ, ठीक है? नॉर्मल सब बातें हैं। और फिर आउटपुट भी हमें इम्प्रूव करना है, जैसे कि हम जो भी इनोवेशन किए हैं उसको इंडस्ट्रियल एक्सीलरेटर प्रोग्राम के अंदर डालना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में उसके ऊपर काम करना है। फिर अटल सेक्टरल इनोवेशन लॉन्च पैड प्रोग्राम, मतलब कि आईसीएल प्रोग्राम। तो वही जैसे हमने आईडेक्स बनाया है स्पेस के अंदर, वैसे ही हम इसके अंदर भी प्रोग्राम बनाएंगे। देखो मेन इसके अंदर क्या बात बोली गई है, तो आप पूरी की पूरी प्रोसेस देखो तो सबसे पहले हमें इंक्रीज किया है इनपुट को, फिर हमने इंक्रीज किया है उसके बीच के सक्सेस रेट को, और फिर इंप्रूव किया है हमने आउटपुट को, ठीक है? तो इनपुट, आउटपुट और बीच का जो मैकेनिज्म है, तीनों को हमें अच्छा करना है, दैट्स इट। अभी ना याद रखने के लिए आप रट्टाबाजी मत मारा कीजिए कि हाँ मैं मुझे वर्ड याद रखना है, आपको बस चीज समझ के याद रखनी है। और उसमें से कोई वर्ड हो, जैसे कि स्टेट इनोवेशन मिशन, तो वैसे वर्ड्स को याद रखना है। बाकी तो आपको चीज समझनी है, रट्टाबाजी नहीं करनी है। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग लॉन्च्ड एज स्टैंड अलोन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो ये कोई स्कीम पुरानी नहीं है, अरे पुरानी क्या, नई नहीं है, ये ऑलरेडी कब से चल रही थी, उसी को हमने लेके आया है। देखो सबसे पहले इस स्कीम का नाम था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, फिर इसको हमने चेंज किया और उसका नाम कर दिया भारतीय प्राकृत कृषि पद्धति। और इसको हम लेके आ गए, मतलब अंडर द स्कीम लेके आ गए परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर। और फिर अगेन हमने इसका अभी नाम बदला और क्या कर दिया, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ओके, अभी देखो इसके अंदर हम क्या करना, सबसे पहले नेचुरल फार्मिंग क्या होती है? तो भाई केमिकल फ्री लाइव स्टॉक बेस्ड अगर हम फार्मिंग करते हैं, जिसमें अंदर हम क्रॉप्स, ट्रीज, लाइव स्टॉक्स को इंटीग्रेट करके पूरा का पूरा डेवलपमेंट करेंगे, तो इट इज नेचुरल फार्मिंग, राइट? जिसमें केमिकल का यूज नहीं हो रहा है और जो हमारे पास अवेलेबल है उन सबको हम इंटीग्रेट करते काम कर रहे हैं। इसके कंपोनेंट क्या क्या है नेचुरल फार्मिंग के?
तो बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग, वापसा एंड प्लांट प्रोटेक्शन। याद आपको कैसे रखना है? बीजेपी तो याद है ना आपको, तो बी जे पी, और फिर बी एम डब्ल्यू याद है, तो बी एम डब्ल्यू। तो देखो हो गया आपका पूरे के पूरे कंपोनेंट। बी फॉर बीजामृत, जे फॉर जीवामृत, पी फॉर प्लांट प्रोटेक्शन, एम फॉर मल्चिंग और डब्ल्यू फॉर वापसा। ठीक है, सबका मतलब क्या है भाई? बीजामृत मतलब कोई ऐसे सीड्स को यूज करना, ट्रीट सीड्स की जो भी ट्रीटमेंट होती है वो हमें यूज करेंगे बाय काउ डंग। फिर भाई जीव अमृत मतलब, जीव मतलब क्या होता है? लाइफ। तो इसमें हम यूज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ताकि हमारी और एक्टिविटी प्रमोट हो जाए। फिर मल्चिंग में क्या होता है कि हम जो क्रॉप्स होते हैं उस क्रॉप्स को कवर करेंगे बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ लाइव क्रॉप्स या फिर सम काइंड ऑफ बायोमास, उससे कवर कर दिया। कवर क्यों करेंगे? तो डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, क्रॉप हमारे जो है वो खराब ना हो। फिर है वापसा। वापसा में हम एक्टिवेट करेंगे अर्थ वर्म्स को इन सॉइल, ताकि जल्दी से हमारा वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो और ये जल्दी प्रोसेस खत्म हो जाए। और आखिरी में प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन के लिए हम स्प्रे करेंगे पेस्टिसाइड्स। मतलब पेस्टिसाइड मतलब एक्चुअल वो केमिकल वाला पेस्टिसाइड नहीं, कोई भी आप बायोलॉजिकल कंपोनेंट यूज कर लीजिए और उसको स्प्रे कर दीजिए जो कि पेस्ट को प्रिवेंट करता हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम नीम ले सकते हैं, नीम स्प्रे या फिर नीम ऑयल को स्प्रे कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा नेचुरल फार्मिंग कि जिसमें हम केमिकल को 0% यूज करेंगे, हो सके उतना ऑर्गेनिक रहेंगे, और जो भी हमारे पास है क्रॉप, ट्रीज, लाइव स्टॉक, उन सबको इंटीग्रेट कर देंगे। उसके भाई कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो बीजेपी, बीएमडब्ल्यू। ओके, 6 मत करके आना, ठीक है ना? टोटल 5 ही है। बी 2 बार इधर से इधर घूमता है बस। ओके, स्कीम के देख लेते हैं अभी अंदर। तो सबसे पहले तो देखो इसको हमने अलग से ही स्कीम बना दिया है, पहले ये कृषि विकास के अंदर थी, हमने इसको अलग बना दिया। इसके अंदर हम टारगेट क्या रखेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर में 1 करोड़ फार्मर्स को टारगेट करना है, मतलब नए ये नेचुरल बजट, सॉरी नेचुरल फार्मिंग के अंदर लेके आना है। और 7.5 लाख हेक्टेयर जितना एरिया इसके अंदर लेके आना है अगले 2 साल के अंदर। फिर हमें बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर बनाने हैं, जो कि पर्टिकुलरली इसी सब कुछ चीजों को सिखाएंगे कि भाई आपको इनपुट क्या रखने चाहिए, ये वो। फिर हमें मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन करना है फार्म के लिए, जैसे कि कृषि विकास केंद्र, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, फिर फार्म फील्ड्स टू ट्रेन विलिंग फार्मर्स। फिर हम बनाएंगे कृषि सखी, जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, सॉरी बनाएंगे क्या, हम अवेयरनेस जनरेट करेंगे बाय यूजिंग कृषि सखी। कृषि सखी मतलब कौन? वुमन जो कि कृषि के अंदर ऑलरेडी जुड़ी हुई है, और या फिर वो कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है, जो कि अगेन हमें हेल्प करेगी कृषि की अवेयरनेस के लिए। फिर जो भी ये नेचुरल फार्मिंग कर रहा है उसको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। फिर हम मॉनिटर करेंगे बाय जियो टैग, हम फार्म के अंदर जियो टैग लगा देंगे। फिर हम आराम से ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मॉनिटरिंग करेंगे, और हम कन्वर्ज करेंगे वेरियस एग्जिस्टिंग स्कीम्स को इसके अंदर, ताकि फार्मर को मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। अभी देखो इसको यूज कैसे करना है, तो डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब पूछा भी जा सकता है कि नेचुरल फार्मिंग के लिए क्या है, चांसेस है कि पूछा जाए, बट इनडायरेक्टली आप कैसे यूज कर लोगे? तो भाई इनडायरेक्टली कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्वेश्चन आ गया, या फिर इंडिया कैसे नेट जीरो की ओर जा रहा है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे अच्छी गवर्नेंस की बात चल रही है, या फिर एग्रीकल्चर को कैसे अच्छा कर रहे हैं उसकी बात चल रही है, उधर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग को, कि इंडिया का ऑलरेडी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग चल रहा है, जिसके अंदर हम ये चीजें करते हैं। ओके, फिर आखिरी हमारी बड़ी न्यूज है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अभी किसके सब्सक्रिप्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो देखो अलग अलग, कोई भी आपको अगर साइंस के कोई जर्नल लेने हैं, या फिर कोई पब्लिकेशन है जो कि आपको बहुत पसंद है, तो आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशन का वो जर्नल लेना पड़ता था। ठीक है, इसके अंदर हम क्या किए हैं कि हर एक जर्नल आते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू ही है, तो आप एक सिर्फ सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसके थ्रू आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको उधर मिल जाएगा। मतलब एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एग्जांपल से इजी समझेंगे। समझ लीजिए कि मैं भाई डिस्कवरी की जर्नल पढ़ता था, और साथ साथ में कभी कभी नेशनल जियोग्राफिक की भी जर्नल पढ़ता था, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकल। और दोनों बोलते थे कि भाई अलग अलग पैसा देना पड़ेगा अगर हमारी जर्नल चाहिए तो। गवर्नमेंट स्कीम लेके आ गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर क्या है, जितनी भी जर्नल आती है वो सारी की सारी सिर्फ मुझे एक ही सब्सक्रिप्शन खरीदना है, उसी के अंदर मिल जाएगी। फिर अब मुझे जो भी यूज करनी है उसको मैं यूज करूँ, जो नहीं करनी है उसको नहीं करूँ। ठीक है, अब ये जर्नल है, ये काम कहाँ पे आती है?
तो भाई जो भी एजुकेशन के अंदर पढ़ाई कर रहा होता है, मतलब उस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको ये काम आती है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेक्टर मतलब कि इसकी जो भी खर्चा होगा, वो पूरा का पूरा सेंटर उठाएगा। इसके अंदर हमने 6000 करोड़ अलोकेट की है। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। और इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करवा रहा है? तो नेशनल हायर एजु सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर यूनिफाइड पोर्टल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। और इसका आगे रिव्यू कौन करने वाला है? तो इसका रिव्यू करेगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बाय यूजेज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वो पीरियोडिकली देखता रहेगा कि हाँ भाई अच्छा चल रहा है तो ये चल रहा है तो देखेंगे, ठीक है। और देखो ये किसके साथ इनलाइन है? तो इनलाइन है ये एनआरएफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ इनलाइन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ इनलाइन है, और हमारा जो विकसित भारत @2047 का जो एम है उसके साथ भी इनलाइन है। ओके, इनलाइन मतलब ये उसको सपोर्ट करता है, उसी के साथ ये पॉलिसी में काम चल रहा है। ओके, इसकी जो एसेस है वो किसको मिल पाएगी? ये मतलब जब जो सब्सक्रिप्शन है वो कोऑर्डिनेटेड कौन करवाएगा? तो सेंट्रल एजेंसी है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, वो आपको करवा देगा, ठीक है। बेनिफिट क्या-क्या है? तो भाई 6300 जितने गवर्नमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाएँगे। और इसके अंदर 1.8 करोड़ जितने रिसर्चर्स भी ये सब कुछ आपको उधर मिल जाएगा। आउटरीच क्या है? तो हर एक चीज़ को हर एक बंदे को मिल रहा है ना, तो ये टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में मिल जाएगा, जहाँ पे प्रैक्टिकली पहले पॉसिबल था नहीं, बट अभी है। ओके चलिए, और क्या-क्या हमने इनिशिएटिव लिए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बजट के अंदर? ये देखो जर्नल प्रोवाइड करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है ना, कि आप जर्नल पढ़ोगे, कुछ इनोवेशन करोगे, कुछ नया सीखोगे। वैसे ही हमने और क्या-क्या किया हुआ है? तो भाई हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है बाय यूजिंग एनआरएफ एक्ट 2023, जो कि सेम वही बात करता है। डिपार्टमेंट के अंदर कोलैबोरेशन करना, इनोवेशन लेके आना, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर ध्यान देना। फिर भी हमने रिसर्च के लिए ही प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन फाइनेंशियल पूल को ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर हम 1 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लेके आएँगे। फिर वेंचर कैपिटल फंड हमने बस स्पेस सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसके थ्रू हम 1000 करोड़ जितने पैसे लेके आएँगे। तो मतलब इंडिया बहुत कुछ कर रहा है, जिसके थ्रू हम पैसे लेके आएँ और हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा हो। आपको ध्यान क्या रखना है? बस ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का ध्यान रखना है। ये सब्सक्रिप्शन किसके बारे में है? ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, कौन-सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है और कौन इसको रिव्यू करने वाला है। ओके? चलिए, अभी आगे देखते हैं। अभी हमारी सारी की सारी शॉर्ट न्यूज़ है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे और थोड़ा जल्दी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें बाद में आंसर भी डिस्कस करना है। सबसे पहला है राइट टू बी फॉरगॉटन। तो जैसे हमारा राइट टू प्रिवेसी आता है आर्टिकल 21 के अंदर, वैसे ही राइट टू बी फॉरगॉटन भी आता है। समझ लीजिए कि मेरा कोई गलती से कोई टाइप का कोई फ़ोटो वायरल हो गया, ठीक है? मैं बहुत फ़ेमस हो रहा हूँ, बट नेगेटिवली फ़ेमस हो रहा हूँ या पॉज़िटिवली भी कुछ भी हो, बट मुझे वो नहीं चाहिए। तो मेरे पास ये राइट है कि मैं जो भी ऑनलाइन मेरा मटेरियल पड़ा हुआ है, जो भी कुछ है, वो मैं पूरा का पूरा ऑनलाइन से इरेज़ करवा दूँ, क्योंकि मेरे पास है राइट टू बी फॉरगॉटन, कि मुझे पीपल के बीच में याद नहीं रहना है, मुझे चाहिए कि पीपल मुझे भूल जाएँ। ओके, ये न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि जो कपल है उसके नेम को हमें मास्क कर देना चाहिए फ्रॉम द सर्च इंजन। मतलब यहाँ पे क्या है भाई, एक ना कपल का केस बहुत ही वायरल हुआ था, जिसमें थ्रू वो उनका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था और वो बहुत वायरल हो रहा था। वायरल मतलब कि उसका जो जजमेंट है, अभी जो भी कोई वो केस को सर्च करता है तो उस जजमेंट में उनका ही नाम लिखा हुआ आएगा, एक्स वाई जेड। तो ये कपल ने भाई फरियाद कर दी कि भाई हमारा नाम क्यों नेगेटिवली वायरल हो रहा है, या फिर कोई भी जजमेंट है उसमें हमारा नाम क्यों है? जैसे कि हमने ये देखा ना, केशवानंद भारती। अभी केशवानंद भारती जी जो चाहते हो कि भई मैं वायरल ना हूँ, मेरा नाम ना आए, तो भी उनका नाम आ रहा है केस के अंदर। तो बस यही उन्होंने नोट किया कि कोई भी केस हो, अगर कोई नहीं चाहता कि मेरा नाम उसमें डिस्क्लोज़ हो, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्सन के पास है राइट टू बी फॉरगॉटन। जिसका मतलब क्या है? राइट टू रिमूव वन्स डिजिटल फुटप्रिंट्स फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है? इट इज़ पार्ट ऑफ राइट टू प्रिवेसी, और राइट टू प्रिवेसी इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। हालाँकि हमें ध्यान क्या देना है, राइट टू बी फॉरगॉटन जो है, उसका कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क हमें नहीं देखने को मिलता है। बट क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आर्टिकल 21 के अंदर हो, तो स्टैट्यूटरी हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है। फिर है भई एचआईवी के बारे में न्यूज़ है। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अभी न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली एचआईवी के जो इन्फेक्शंस है वो 22% जितने फॉल हुए हैं, और उन एचआईवी से होने वाली डेथ 40% फॉल हुई है ग्लोबल लेवल पे। और ये कौन बोल रहा है? तो लैंसेट एचआईवी की जर्नल बोल रही है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है? आपको काम आएगा। सिर्फ आप उतना भी लिख देते हो ना कि लैंसेट रिपोर्ट, तो भी चल जाएगा। एचआईवी वायरस, एचआईवी देखो बहुत डेंजर होता है। क्यों? क्योंकि ये आपके जो बॉडी के जो
व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ना, ये उसी को टारगेट कर देता है। मतलब आपके बॉडी की जो फाइट करने की एबिलिटी है, ये उसी को खा जाता है, डायरेक्ट उसको ही अटैक करता है। मतलब आपकी बॉडी को फिर जुकाम भी हो जाए ना, आपकी बॉडी फाइट नहीं कर पाती है। और एचआईवी डेफिनेटली अगर अनट्रीटेड रहता है तो आपकी डेथ होनी ही होने वाली है। और आपको एड्स हो जाएगा। एड्स मतलब कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब एड्स हो जाता है तो आपके व्हाइट ब्लड सेल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके, और फिर आपकी डेथ हो जाएगी। इनिशिएटिव क्या क्या लिए हुए हैं, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 5 हम लेके आए हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम बाई 2025 80% जितने केसेस को कम कर देंगे। और इंडिया एचआईवी एंड एड्स प्रिवेंशन एक्ट 2017 भी हम लेके आए हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर है संविधान दिवस 2024। तो भाई 26 नवंबर 1949 में हमने संविधान को अपने अडॉप्ट किया था, और फिर 26 जनवरी 1950 में इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो बस इसीलिए न्यूज़ में था कि भी हमारे जो अडॉप्शन है उसको 75 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। जो संविधान है वो हमारा कैसे बना था, तो भाई सॉरी, ये संविधान जो दिवस है वो हम कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम बी आर अम्बेडकर के बर्थडे पे 2015 में हमने बता दिया कि भाई अब से हम इसको सेलिब्रेट करते जाएंगे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर का ही हमने बर्थडे क्यों चुना, क्योंकि इनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमिटी सेट की गई थी, उनको चेयर किया था बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वही खासियत क्या क्या है, तो ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और कायदे से ना ये प्रिंट नहीं है, इसको लिखा ही गया है। कौन इसको लिखा था, तो इंग्लिश में इन्होंने इनको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और हिंदी में इनको लिखा था वसंत कृष्ण वेद्य ने। और फिर इनको आर्टिस्टिकली डेकोरेट किसने किया, बाय आर्टिस्ट ऑफ शांति निकेतन अंदर नंदलाल बोस। ओके, तो तीन चीजें याद रखनी है। इंग्लिश में इनको रायजादा जी ने लिखा था, हिंदी में वैद्य जी ने, और इनको डेकोरेट किया था नंदलाल बोस जी ने। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक और देखने वाली बात है कि चेयरमैन जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो बी आर अम्बेडकर रहे थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी पूरी की पूरी जो थी उसमें कौन कौन मेंबर था, ये मैंने नीचे डाला हुआ है, एकदम ईजी है याद रखना। देखो हम यहाँ से याद रखते हैं, ये लेफ्ट वाला सेक्शन देखना। तो देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने भी मेंबर है उनको याद करने का कोड कौन सा है, तो A3M3K1। मतलब कि ए से नाम जिनका शुरू हो रहा है वैसे तीन नाम है, एम से तीन नाम, और के से एक नाम। ए से जो तीन नाम है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई बी आर अम्बेडकर, तो अम्बेडकर जी तो है ही है। फिर है गोपाल स्वामी अयंगर, ध्यान देना, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णमा स्वामी अय्यर, मतलब अयंगर और अय्यर। और इसमें भी एक और आखिरी में कोड है, मैं आखिरी में बताऊंगा, वो जो मजा आएगा आपको सुन के। एक है अम्बेडकर, अयंगर और अय्यर। फिर M3 देखते हैं, M3 फॉर कामा मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी। फिर है सैयद मोहम्मद सादतुल्ला मुंशी जी, मोहम्मद जी, और माधव जी, N नारायण माधव राव। ओके, डन है। अभी देखो माधव राव ना बाद में आए थे, इनसे पहले यहाँ पे थे मित्तर, बट मित्तर फिर हट जाते हैं और उनके बदले आ जाते हैं माधव राव। तो ठीक है, हमें मित्तर को याद रखने का अभी के लिए जरूरत नहीं है। ओरिजिनली मित्तर थे, फिर बाद में जाके माधव राव आ गए। और फिर K1 से सिर्फ एक ही है, कृष्णमाचारी। ठीक है, कृष्णमाचारी के पहले कौन था ओल्ड में, तो खेतान थे, डीपी खेतान, फिर डीपी खेतान बदल के कृष्णमाचारी आ जाते हैं। तो देख लीजिए A3M3K1, K1 फॉर कृष्णमाचारी, M फॉर मुंशी मोहम्मद माधव, और A फॉर अम्बेडकर अयंगर अय्यर। यार मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, इजीली याद रह रही है उसके लिए मैं लगातार बोलते जा रहा हूँ, डू नॉट थिंक दैट। और देखो एक और इसमें अच्छी बात क्या है, जितने भी हमारे नाम है ना वो सारे के सारे भगवान के नाम है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए अभी यहाँ पे सबसे पहला नाम क्या है, गोपाल स्वामी। फिर कौन सा नाम है, कृष्णामाचारी, गोपाल कृष्ण। फिर कन्हैयालाल मुंशी का, देखो मुंशी जी है ना, उनका भी नाम क्या है, कन्हैयालाल मुंशी। फिर यहाँ पे क्या है, मोहम्मद, अगेन प्रॉफिट मोहम्मद। फिर क्या है, माधव। फिर अगेन क्या है नीचे, कृष्णा। तो देखो सारे के सारे भगवान के नाम है, कृष्णा, माधव, कन्हैया, कृष्णा, गोपाल एंड मोहम्मद। तो ये याद रखना आपके लिए इजी है। ठीक है, याद आप कैसे रखोगे, A3M3K1। तो ये सारे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हो जाएंगे। और याद कर रखना, हेड कौन किया था, हेड किए थे अंबेडकर जी। ये तो वैसे आपको पता ही है, उसमें कुछ याद रखने वाला जरूरत नहीं है। फिर देखो ये भी मैंने डाला हुआ है, बट ये अगेन इसको नहीं बताएंगे, हम ऑफ द टॉपिक एकदम ही चले जाएंगे, ऊपर से हमारा टाइम भी जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये यार याद हो गया हो तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी आप खुद कर लेना, लक्ष्मीकांत से देख लेना,
और फिर इसको आप साथ बाजू में रखना और कोड बना लेना अपना खुद का भी, हो जाएगा आपका इजीली। फिर भाई ये आया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया या फिर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल कौन सी है? सियोल है। रिसेंटली न्यूज में तो क्यों था? तो भाई नेगोशिएशन चल रही है हमारी ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी के ऊपर, और ये कहाँ पे है इसकी मीटिंग? तो भाई साउथ कोरिया के अंदर है, इसलिए न्यूज में था। ओके, साउथ कोरिया ईस्ट एशियन कंट्री का पार्ट है, इस कोरियन पेनिनसुला के अंदर ये पड़ता है। यहाँ पे से देख लीजिए ना, छोड़िए। ये देखो, ये तीन बाजू से पानी से सराउंडेड है। यहाँ पे येलो सी है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे सी ऑफ जापान। कोई भी अगर जो जमीन है वो तीन बाजू से पानी से सराउंडेड है तो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो ये भाई कोरियन पेनिनसुला है, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन कौन सी भाई सी आते हैं? तो भाई सी ऑफ जापान आता है, नीचे ईस्ट चाइना सी, और लेफ्ट हैंड साइड पे येलो सी आता है। फिर जापान और कोरिया स्टेट, ये जो बीच में जो जगह है पानी को, ये जो है ये है कोरियन स्ट्रेट या फिर कोरिया स्ट्रेट, दोनों इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया अलग अलग होते हैं, ये इसका क्या नाम है? तो 38 डिग्री पैरेलल। ओके, खत्म हो गया हमारा पूरा का पूरा। बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेना आप खुद। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ही देख लीजिए, नरसापुर क्रोशेट लेस। सबसे पहले तो भाई इसको जीआई टैग मिल गया है। ये किधर का फेमस है भाई? तो ये गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का फेमस है। ये क्रोशेट क्राफ्टेड कॉटन थ्रेड के थ्रू इसको क्राफ्ट किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ थ्रेड। इसके जो थ्रेड होते हैं ना वो बहुत ही एकदम ही थिन होते हैं और आपको दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं। ये आप देख लेना, ऐसा कुछ बनता है लेस, ठीक है। फिर ये लेस को तो आप किधर भी यूज करो, अपने ऊपर है, ठीक है। कहाँ पे आपको मिला है वही ध्यान रखना है, ठीक है। नरसपुर या फिर नरसापुर क्रोशेट लेस आंध्र प्रदेश के अंदर है, उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? तो देखो, कोई भी नेम या कोई भी साइन या फिर किसी की भी कोई स्पेसिफिक स्पेशलिटी वाली कोई प्रोडक्ट है तो उसको जीआई टैग मिल सकता है। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये मिलता है तो ये कितने टाइम तक रहता है? तो ये आपके पास 10 साल तक रहता है। ये कौन से एक्ट के थ्रू मिलता है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और ये इसको किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब भाई डीपीआईआईटी के अंदर आता है, डीपीआईआईटी। और डीपीआईआईटी किसके अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। कौन से एक्ट के थ्रू दिया जाता है? तो जीआई एक्ट 1999। चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर है ब्लैक थ्रीप्स। अभी देखो, आंध्र प्रदेश में अगेन, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की जगह है, वहां पे इसका अटैक हो गया है। ये एक पेस्ट है और ये जो पत्ते होते हैं ना उसको खा जाती है, जो फूल होते हैं उसको खा जाती है। ऊपर से जो फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, चिली पर्टिकुलरली कौन से क्रॉप को अटैक करती है? तो चिली क्रॉप को अटैक करती है। मिर्च की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मिर्च वाले को अटैक करती है। तो जो चिली के जो फ्लावर्स होते हैं, उनके जो फ्रूट्स होते हैं, उसको भी ये पूरी तरीके से तोड़ देती है। मतलब चिली के जो प्लांट है उसको पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर देती है, मतलब एकदम बिगाड़ देती है। दैट्स इट। ओके, और इसके मेजर्स क्या क्या है? सबसे पहले तो भाई आप इंटर क्रॉप कीजिए। आप चिली उगाए हो, उसके बाजू में आप मेज या sorghum उगा दो, इंटर क्रॉपिंग कर दीजिए। फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, ठीक है। याद इसमें से क्या रखना है? बस इसका नाम याद रखिए। और ये किसके ऊपर अटैक किया है? चिली के ऊपर अटैक किया है, आंध्र प्रदेश में। उतना ही काफी है। फिर है भाई रियांग ट्राइब। तो रियांग ट्राइब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का पार्ट है। ये कौन से एरियाज में हमें देखने को मिलती है? तो त्रिपुरा वाले एरियाज में हमें देखने को मिलती है। और टोटल हमारे पास कितनी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं? तो 75 जितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं, एज पर डेबर कमीशन। ये डेबर कमीशन भी वैसे पुराना हो गया, हमें जरूरत है नए कमीशन की, अब ये यूज कर सकते हैं। रियांग ट्राइब त्रिपुरा के अंदर है और ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है इन त्रिपुरा फ्रॉम इंडो मंगोलोइड रेस। मतलब इंडो मंगोलोइड रेस की जितनी भी ट्राइब है ना, उसमें से ये सेकंड लार्जेस्ट है त्रिपुरा की। ये भाई नोमाडिक ट्राइब है, ये प्रैक्टिस करते हैं जूम कल्टीवेशन और अपना फूड ये गैदरिंग एक्टिविटीज के थ्रू कलेक्ट करते हैं। रिलीजन इनका तो हिंदुइज्म रिलीजन है और ये स्पिरिट्स में और सोल के में मानते हैं। मेजरली जो भी इनके फॉलोअर्स हैं वो वैष्णवाइट्स फॉलोअर्स हैं। ओके, सोशल तो ये एंडोगेमस होते हैं, मतलब कि ये जो भी शादी करते हैं ना वो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही शादी करते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। और ये ना इनके जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है होजागिरी डांस। इसको आपको याद रखना है। ये होजागिरी डांस क्या है? तो सिर्फ
इसको वुमन परफॉर्म करती हैं, मतलब डांस सिर्फ वुमन करेगी, पर ये डांस करते हुए जो गाना गाना होता है, ड्रम बजाना होता है, वो सब एक्टिविटी मेल कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट आपको पूछा जाए कि होजागिरी डांस कौन सी ट्राइब के साथ कनेक्ट है या फिर होजागिरी डांस को कौन परफॉर्म करता है, ऐसा पूछा गया है तो हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए, ठीक है। न्यूज़ में क्यों थी भाई रियांग ट्राइब? तो रियांग ट्राइब की जो कम्युनिटी है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सेंटर से कि हमारे लैंग्वेज जो कोब्रू है उनको आप रिकॉग्नाइज कीजिए। तो एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो कोब्रू लैंग्वेज बोलते हैं। फिर भाई एक और लास्ट हमारी न्यूज़ है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने वो हमारा जो पान कार्ड हम यूज़ करते हैं उसका नया वर्जन लेके आ गए हैं, पान 2.0 प्रोजेक्ट ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। ओके, इसके अंदर क्या होगा, तो देखो हमारा जो भी पान कार्ड है ना थोड़ा सा अपडेटेड होगा, इसके अंदर बार कोड आ जाएगा, अपना फ़ोटो और अच्छा आ जाएगा। ये एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है। हमारा पान कार्ड के अंदर ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें होती है, तो 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर होता है, आपको सब पता है। अगर नहीं पता तो अपना खुद पान कार्ड निकालिए और देख लीजिए क्या क्या चीज़ें होती है। और ये जो हम नया पान कार्ड लेके आए ये और क्या काम करेगा, जितने भी हमारे डिजिटल सिस्टम है ना और सब जगह पे सिर्फ यही सर्व करेगा एज अ कॉमन आइडेंटिटी। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऊपर से ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ की तरह काम करेगा, डेटा कंसिस्टेंसी में भी काम करेगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसा काम हम आधार से ले रहे हैं ऑलरेडी और या फिर पान कार्ड से भी ले रहे हैं उसको और अपडेट कर दीजिए, बस यही काम करेगा, ठीक है। तो बस इतनी ही हमारी न्यूज़ थी। न्यूज़ हमारी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी ना हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं जो एक्चुअली ज़रूरी है। ये सबको तो आप अटेम्प्ट कीजिएगा ही कीजिएगा। अब हम मेंस का आंसर डिस्कस करते हैं। मैंने जानबूझ के लिख के नहीं भेजा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगा कि अटेम्प्ट करने में ट्रिकी हो रहा है समझने में। तो देखो सबसे पहले तो बोला क्या है कि राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट, अगर किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, बाद में ही आपको समझ आएगा वरना नहीं आएगा। हमने पूरी तरीके से इसको डिस्कस किया है। तो भाई राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 रिमेन्स ओनली अ लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड सिटीजन्स रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज। मतलब कि ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट तरीके से रह गया है जब तक गवर्नमेंट की फंक्शनरीज और सिटीजन इसके प्रति सेंसिटाइजेशन न हो, अपनी सेंसिटिविटी न दिखाएं, ठीक है। और सही बात है। अभी देखो इससे हमें पूछा क्या गया है, इट इज़ जस्ट लाइक कि ऐसा एग्जांपल बताएं कि युवराज भाई एकदम निराश हो गया है अपनी फैमिली के बिना। उसका मतलब क्या है, अगर मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि कमेंट कीजिए कि युवराज इज़ वेरी सैड विदाउट देयर फैमिली, विदाउट हिज फैमिली, तो हम क्या बोलेंगे, उसमें क्या पूछा है कि उसकी फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और निराश हो गया है तो हमें पता कैसे चलता है कि हाँ भाई सही बात है, निराश तो हो गया है कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता एसेट्रा। तो बस यहाँ पे भी हमें वही करना है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट ही रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के फंक्शनरीज और सिटीजन को इनके प्रति सेंसिटिविटी नहीं है। नॉट एक्चुअली सेंसिटिविटी, सेंसिटाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम वही बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि कैसे हम बोल रहे हैं कि ये लीगल डॉक्यूमेंट ही रहा है। तो सबसे पहले उसके एग्जाम्पल देने हैं और फिर हमें इंपॉर्टेंस बतानी है गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ की और सिटीजन्स की रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज़। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले आप इंट्रो तो लिख लीजिए, ठीक है। इंट्रो में बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे इंट्रो लिख सकते हो कि जैसे ये एक्ट जो है वो किसकी बात, सॉरी ये एक्ट सबसे पहले किसकी बात करता है, तो डिसेबिलिटी जो डिसेबल पर्सन है उसको इक्वल राइट, इक्वल प्रोटेक्शन और जस्टिस की बात करता है। या फिर आप वही कोई डेटा दे सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.2% जितनी जो पॉपुलेशन है वो डिसेबल पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2011। या फिर एक और आप इंट्रो दे सकते हैं कि भाई ये जो राइट टू डिसेबिलिटीज़ एक्ट हम लेके आए वो किस लिए लेके आए, तो टू गिव इफेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। ये तीनों इंट्रो आपके चले जाएंगे, मैंने तीनों बता दिए। एक तो कैसे ये इक्वालिटी, जस्टिस और एम्पावरमेंट की बात करता है, फिर कैसे आपकी पॉपुलेशन का आप डेटा दीजिए, स्टेटस दे दीजिए, वो चल जाएगा। या फिर आप इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उसकी बात करते हैं, ये चल जाएगा। ये तीनों के तीनों आपके चले जाएंगे इंट्रो के अंदर। अभी देखो हमें बॉडी में क्या लिखना है। बॉडी में देखो आपको बोला क्या है कि लीगल डॉक्यूमेंट ही सिर्फ रहा है ना, ओनली पेपर डॉक्यूमेंट हो गया है। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा राइट दिया था और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले लेते थे कि उन्होंने भाई रिजर्वेशन की बात की थी कि आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर 4% जितना, और जो आपका जॉब होता है गवर्नमेंट जॉब उसके अंदर 5% जितना।
तो हम पहले ही लिखेंगे कि भाई रिजर्वेशन के कोटा की बात करते हैं, तो रिजर्वेशन which gives 4% and 5% of reservation in education and government job respectively। और फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे कि भाई इसमें क्या हुआ कि भाई ब्लैंकेट बैन ऑन सम काइंड ऑफ जॉब्स, फॉर एग्जांपल पुलिस, ये एक पॉइंट हो गया हमारा। फिर भी हमने बोला था एसेसिबिलिटी बढ़ानी है, तो उसको लिख लीजिए कि एसेसिबिलिटी की बात की गई थी राइट्स के अंदर, एसेसिबिलिटी की। बट हमने देखा क्या कि बहुत सारी जगह के अंदर असेसिबल होने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाना हुआ नहीं है। जैसे कि वेस्ट बंगाल का केस बहुत फेमस हुआ था कि वेस्ट बंगाल की स्कूल्स है जितनी भी, उतनी 80% स्कूल के अंदर जो डिसेबल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना, वो नहीं बना हुआ है। और यहाँ पे हम बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान की, एसेसिबल इंडिया कैंपेन की, तो वो तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे। फिर वही तीसरा, तो हमने बात की थी उनके हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एजुकेशन के ऊपर। तो जबकि हम देखते हैं तो बहुत सारी जगह पे हेल्थ के लिए कुछ बना हुआ ही नहीं है। इसका भी एक एग्जांपल है बिहार का केस कि भाई जितनी भी बिहार की जो हॉस्पिटल्स हैं, उस हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी फैसिलिटीज़ होती है वो डिसेबल फ्रेंडली है ही नहीं। मतलब सारी की सारी नहीं बोल सकते, उसका कुछ ना परसेंटेज था, अभी मुझे वो अगेन देखना पड़ेगा नोट्स में, बट कुछ परसेंटेज था 10 to 20% जितना, कि उतनी में ही सिर्फ है, बाकी किसी में नहीं है। फिर वही गवर्नमेंट मेजर लेके आई उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब सबके लिए, कि डिजिटल इंडिया कैंपेन। बट इन लोगों के लिए डिजिटल इंडिया कैंपेन एक्चुअली काम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई विजुअली बार्ड पीपल है, डिसेबल पर्सन है, वो किधर जाएगा, उसके लिए तो ये बना ही नहीं है। फिर हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं राइट के अंदर ही, कि भाई इकोनॉमिक एम्पावर या फिर इक्वल सैलरी की बात करते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ इसलिए कि इकोनॉमिक एम्पावर की बात करते हैं। बट बहुत सारी जगह पे डिसेबल को तो काम पे रखा ही नहीं जाता है कि भाई ये कहाँ पे काम कर पाएंगे, वर्क उनको नहीं रखा जाता है। इवन रखा भी जाता है तो उनको भाई सैलरी पूरी नहीं दी जाती है कि यार आप तो डिसेबल हो, आप तो काम ही आधा कर रहे हो, तो आपको सैलरी हम क्यों पूरी दें। तो ये भाई 5 पॉइंट हो गए कि ऑलरेडी क्या क्या चैलेंज चल रहे हैं, या फिर क्यों इतना एक्ट बनने के बाद भी सिर्फ ये एक लीगल डॉक्यूमेंट रह गया है। ठीक है, सिर्फ डॉक्यूमेंट रहेगा, ये हमने बात कर ली कि भाई इसलिए ये हो गया है। अभी क्या बोला है कि क्यों भाई इसकी ज़रूरत है, किसकी, गवर्नमेंट फंक्शनरीज को सिटीजनशिप की। तो हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि रोल ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा पॉइंट हाईलाइट करेंगे रोल ऑफ सिटीजन। दोनों में लिखेंगे सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन। तो भाई गवर्नमेंट में क्या क्या चले जाएगा, सबसे पहले तो ये भाई स्ट्रेंथन कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म को, इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज़्म को। फिर ये जो भी डिसेबल पर्सन है उसकी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, ये वैसे हमने कल देख लिया है बट ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो भी डिसीजन मेकिंग ली जा रही है उसके अंदर इनको ऐड कर, मतलब डिसेबल पर्सन है उसके साथ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो भाई पॉलिटिकल या फिर पॉलिसी में उनका पार्टिसिपेशन हो सकता है, पार्टिसिपेशन। अभी सिटीज़न के बारे में देखते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है। तो भाई हम सिटीज़न के अंदर एम्पैथेटिक और कंपैशनेट बिहेवियर लेके आए। फिर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बच्चों को ही ये सिखाएं कि आपको कैसा बिहेवियर रखना है डिसेबल पर्सन के साथ। फिर भाई हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई कोई अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर दें किसी एनजीओ के साथ मिलकर, अवेयरनेस कैंपेन। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना बहुत मोर देन इनफ होगा, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मेन देखो इसके 3 फैसेट्स थे जिसको आपको एड्रेस करना था। एक कि क्यों ये लिविंग डॉक्यूमेंट रह गया है, और दूसरा गवर्नमेंट और सिटीजन के आपको रोल को हाईलाइट करना था, जो कि एकदम ज़रूरी है, तभी आपका आंसर बनेगा। और हाँ, आखिर में भाई आप कंक्लूड कैसे करोगे वो तो रह ही गया। तो हमने कल ही देखा था ना, कल हमने अपने कोऑपरेटिव वाले वो जो पॉइंट में देखा था, उधर आप लिख दीजिए कि हाँ भाई अगर हम सब साथ मिलकर काम करते हैं तभी हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा। जैसे कि सरकार का मोटो भी है सहकार से समृद्धि, तो भाई ऐसे ही काम हो जाएगा। आपकी एक लाइन आपके कंक्लूजन को अच्छा बना देती है
और कुछ नहीं आपको चाहिए, सिर्फ आपने अपना दिमाग खुला रखा है और इंटरलिंक करके वो लाइन लिख दी तो आपका काम चल गया। ठीक है, गॉट इट। अगर आपको अभी भी समझ ना आए ना तो मुझे बता दीजिएगा, एक काम करेंगे चलो, मैं ना इसका पूरा आंसर लिख के भेज ही दूंगा आपको, भले समझा दिया, एक और बार लिख के भेज दूंगा ताकि इन फ्यूचर अगर आपको देखना हो तो आपको काम आए। बट मैंने आपको लाइव समझा दिया है विद इन वर्ड लिमिट कि कितना कौन सा लिखना चाहिए। अभी देखो, आप इतना लिखोगे ना तो आपका जो एक पेज है ना वो इतना, एक पेज के ऊपर थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या पेज में आप ये चीज़ें लिख दोगे तो आपका जो पेज हो ना वो इतना जितना ख़त्म होगा, 30% जितना स्पेस आपके पास बच जाएगा, या 25% जितना, 20% जितना बच जाएगा। और यही होता है 150 वर्ड्स। ओके, तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।